और देखिए मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न मेरे साथ साथ आप याद करते हुए भी जाएं, ठीक है। चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है, याद करते हुए जाना है। देखिए सबसे पहले पूरा प्राचीन काल में जो पाषाण काल की अवधि रही है, चाहे वो पूरा पाषाण काल रहा हो, मध्य पाषाण काल रहा हो, चाहे नव पाषाण काल रहा हो, सभी में कुछ ना कुछ साइटें हैं हर जगह पे। तो बिहार में एक जिला है जिसका नाम है सारण, है ना। सारण जिले में ही आपकी चिरांद साइट पड़ती है, वहाँ पर ये नवपाषाणिक पूरा स्थल था, नवपाषाण का पूरा स्थल था ये। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? सी। इसका सी ऑप्शन सही है। और इसकी जो खुदाई की गई थी 1962-63 में इसकी खुदाई की गई थी, 1962। अभी भी देखिए बहुत सारे पूरा पाषाण काल स्थल हो सकता है दबे पड़े हों, ठीक है। तो एक पर्सन थे जिनका नाम था वीके सिन्हा। वीके सिन्हा के द्वारा जो है इनकी खुदाई करवाई गई थी इस क्षेत्र की, सारण में चिरांद की, ठीक है। तो ये आपका जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पे था, ठीक, क्लियर है। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था जो कि बिहार की धरती में पहुंचा और बिहार के इतिहास को नष्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण काम किया। नाम क्या है? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार की जितनी भी बड़ी बड़ी साइट थी, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय रहा हो, बोध गया हो, विक्रमशिला हो, सब पे हमला किए गए। और ये घटना थी मोहम्मद गौरी जब भारत आया था। मोहम्मद गौरी 1191 में तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय 1192 में 2 तराइन के युद्ध हुए तो 3 है। कई बार लोग पूछ लेते हैं कि तीसरा कौन सा है, बता नहीं पाते हैं। एक हुआ था 1213 में, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच में हुआ था, ठीक है। 3 तराइन युद्ध हुए, पहला गौरी और पृथ्वीराज, दूसरा गौरी और पृथ्वीराज, जिसमें से पहले में पृथ्वीराज जीता, दूसरे में गौरी जीता। और यहीं से भारत में जो है तुर्क सत्ता का जन्म जो है यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, गुलाम वंश चालू हो जाता है। तो बख्तियार खिलजी तुर्की से आया हुआ एक मुस्लिम हमलावर था, ठीक है। और इसके बारे में लगभग मुस्लिम हमलावरों ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया और आगजनी कर दी, पूरा जला दिया, ठीक है। और यहीं पर एक इतिहासकार था जिसका नाम था मिनहाजुस सिराज। मिनहाजुस सिराज की पुस्तक का नाम है तबकात नासरी। तबकात नासरी में इस पूरे हमले की कहानी का वर्णन किया है उसने, ठीक है। तो विस्तार से वर्णन किया गया है मिनहाजुस सिराज के द्वारा तबकात नासरी में। ये याद होना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री का भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। जो बोध गया में आपका वो था ना महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर को आधा उसने मिट्टी से ढकवा दिया था, ठीक है। अब ये पता नहीं, अब यही कहीं ना कहीं पे आकर के यदि सोच और विचार की बात होती है कि धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो दूसरी संस्कृति और कल्चर को विनिष्ट करके किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, क्योंकि किसी भी दूसरी संस्कृति और सभ्यता को यदि हम नष्ट करेंगे तो एक बीजारोपण होता है, सांप्रदायिकता का बीज होता है ना। यदि नया कंस्ट्रक्शन करा सकते थे, चीज़ें वो कर सकते थे, लेकिन पर्टिकुलर धर्म को ही खत्म करने का प्रयास, और उसी का आज जो है दुष्परिणाम भारत भोग रहा है। नेक्स्ट है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों में से किस संप्रदाय से है, ठीक है। तो ये बहुत कठिन नहीं है। देखो सूफियों की जब मध्यकाल था, मध्यकालीन भारत का इतिहास था, उस समय भारत में इस्लाम धर्म के सुधार को लेकर के ईरान वाले क्षेत्र से सूफीवाद की एक धारा, जैसे भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ वैसे ही सूफीवाद की एक धारा यहाँ पे आई, जिसके कई सिलसिले थे, ठीक है, जिसमें चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी, तो कई सारे सिलसिले थे। तो उसमें से ये सरफुद्दीन मनेरी जो थे आपके, ये जुड़े हुए थे आपके फिरदौसी सिलसिले से, ठीक है। इनका जो है जन्म 1262 में हुआ था, ठीक है, सरफुद्दीन अहमद का। और मनेर एक जगह है, इसी कारण से इनको सरफुद्दीन मनेरी कहा जाता है। 1377 में बिहार शरीफ में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, और फिरदौसी सिलसिले से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय, ये आपका एक इतिहास का क्वेश्चन हो सकता है। पटना को लेकर के, पटना का इतिहास आपको पता ही है कि पटना का इतिहास अपने आप में बहुत उत्कृष्ट रहा है। प्राचीन काल में आपको पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र किसने बनाया था? किसके द्वारा बसाया गया था पाटलिपुत्र? पहले पटना को पाटलिपुत्र बोलते थे। अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, लेकिन उसका जो पुत्र था उदयन, उसके द्वारा राजधानी स्थानांतरित की गई। अजातशत्रु राजगीर वाला क्षेत्र जो है मगध साम्राज्य, पहले राजगीर, गिरिब्रज, पटना से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है। राजगीर में जो है वो पहले जो 5 पहाड़ियों से, ये जब आपका पावापुरी है, पावापुरी के जस्ट बगल में ही राजगीर पड़ता है। 5 पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। कभी आपने देखा हो
एक वीडियो है मेरा जिसमें मैंने पूरा वो 5 पहाड़ियों वाला क्षेत्र पूरा दिखाया है, मगध साम्राज्य पूरा दिखाया है भारत दर्शन का। तो राजगीर वाला जो क्षेत्र है वो राजगीर का क्षेत्र पे पहले जो है आपका बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की वहीं पे स्थापना की गई, मगध साम्राज्य की नींव डाली गई और बाद में उदयन के द्वारा क्या किया गया, राजधानी को परिवर्तित कराया गया। और ये राजधानी पटना पाटलिपुत्र एक तरीके से विश्व भारत की सबसे समृद्ध राजधानियों में से एक थी, क्योंकि इसके समय ही मगध साम्राज्य के सभी साम्राज्य, चाहे वो हर्यक वंश के शासक रहे हों, चाहे वो शिशुनाग वंश के शासक रहे हों, चाहे वो मगध वंश के बाद में नंद वंश के शासक रहे हों, चाहे वो कण्व वंश के शासक रहे हों, और चाहे मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक जैसे शासक रहे हों, गुप्त काल तक के शासक यहाँ पे गौरवपूर्ण इतिहास के तौर पे था। लेकिन कालांतर में आपका नाम पता होगा, शेर शाह सूरी के द्वारा जो है पटना नगर को भौगोलिक और सामरिक महत्व देखते हुए 1541 में यहां पर मजबूत किले का निर्माण करवाया गया और बिहार की राजधानी के तौर पे इसको डेवलप किया गया। ठीक है, तो शेर शाह सूरी इसका सही आंसर है। 1541 में जो है शेर शाह सूरी के द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया था। ठीक है, एक पुस्तक है तरीखे दाऊदी, तरीखे दाऊदी में पूरा विवरण प्राप्त होता है, तरीखे दाऊदी। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। ठीक, तो पटना शहर को राजधानी किसने बनाया, शेर शाह सूरी ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, अजात शत्रु ने। राजधानी परिवर्तन किसने किया, उसके बेटे उदयन ने। क्लियर है, चलो अगला है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, उसको कहाँ दफन है उसको। तो अब देखो ये जो है कहीं ना कहीं पे अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, इतिहास को बहुत डीप से जानने का प्रयास किया जाता है। अब चूंकि बिहार का लोग हैं तो लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ का है। तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ होते हैं, नहीं आता है तो भी तुक्का मारने में क्या जाता है, नालंदा है इसका सही ऑप्शन। ठीक है, कश्मीर घाटी का अंतिम शासक था और जब कश्मीर पे आक्रमण किया गया मुगल सम्राट अकबर के द्वारा तो वहाँ पे अंतिम शासक था आपका जिसका नाम था यूसुफ शाह चक, है ना, उसको निर्वासित करके बिहार भेज दिया गया और बिहार में ही 1592 में इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद इसको नालंदा में दफना दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है अगला ये क्वेश्चन 1632 वाला। अब ये आपका ब्रिटिशर्स से जुड़ा हुआ है, जब तक आपको इसको पता नहीं होगा, ब्रिटिशर्स मतलब कंपनियों से जुड़ा हुआ है, जितनी भी आई थी यूरोपीय कंपनियां। तो 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई, ये भी थोड़ा कठिन क्वेश्चन होता है, आपको बिल्कुल जाना पड़ेगा तथ्यात्मक में, फैक्चुअल में, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं। तो इसका सही आंसर है डचों ने सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी यहाँ पे। ठीक है, कब की थी, 1632 में। 1632 में डचों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। क्लियर है, स्पष्ट है। और डच फैक्ट्री की यहाँ पर स्थापना हुई, पटना कॉलेज जो आपका है उसके ही पास ही वो इमारत है पूरी, वहीं पर ही ये फैक्ट्री डचों द्वारा बनाई गई थी और यहाँ से कई सारे व्यापार डचों के द्वारा किए जाते थे, जैसे सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था, चीनी का व्यापार किया जाता था, सोरा का व्यापार किया जाता था, अफीम का व्यापार किया जाता था। तो इस फैक्ट्री से कई सारे व्यापार किए जाते थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेना है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। ठीक है, अब ये पता होगा तो कर पाएंगे। इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे थे। और बिरसा मुंडा जो थे मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता थे। कब हुआ था मुंडा विद्रोह, 1899 से 1900 में। ठीक है, इनके द्वारा। और इनके जो है इन्होंने अपने आप को स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पे चीज़ें उस स्तर पे गई। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां पर संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो देखिए ये कई बार हुआ है कि जब समानांतर सरकारें बनाई गई हैं, समानांतर सरकार मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है जनजातियों ने भी कई बार विद्रोह किए हैं। तो 1855-56 में सरकार की घोषणा की गई थी भागलपुर क्षेत्र में, भागलपुर राजमहल क्षेत्र में। यहाँ पर जो है सरकार की घोषणा की गई थी, संथालों के द्वारा की गई थी और इस क्षेत्र को जो है दामन-ए-कोह के नाम से जाना जाता था उस समय। ठीक है, तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए और ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है। और संथालों ने मतलब यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो ये विद्रोह हुआ था
इसमें जो है एक तरीके से जो उस समय एलीट क्लास था वहाँ पे, तो एलीट क्लास जो है आकर के संथालों के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में आकर के बसने लगे, और बसने के बाद जो है अंग्रेजों के द्वारा उनका पक्ष लिया जाने लगा, जिसके खिलाफ जो है संथालों के द्वारा संथाल विद्रोह किया गया था। ठीक है, और एक समानांतर सरकार बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। यहाँ पे शब्द नहीं लगा हुआ है, ये पहले आपको देखना है। जब भी क्वेश्चन पढ़िए पहले देख लीजिए कि हाँ सही के लिए, नहीं के लिए, किसके लिए। ईसाई धर्म को फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों को प्रयास। ठीक है, तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए एक कारण था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कारण था। जहाज पर यात्रा करना ये भी एक कारण था, ये भी कारण था, ये भी कारण था। भत्ते की रोकथाम थी, ये भी कारण था। लेकिन अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अक्षम नहीं थे, क्योंकि अपनी क्षमता के दम पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने 100 साल शासन किया है। 1857 के बाद जो है 100 साल तक, लगभग 90 साल मान लीजिए, 1947 तक शासन किया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अक्षम नहीं थे किसी भी तरीके से। क्लियर है ना। तो 1857 की क्रांति में अधिकारियों की अक्षमता कारण नहीं थी, बल्कि बाकी सारे अन्य कारण थे, धर्म को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के इशू थे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि कहां से विद्रोह का एक सीक्वेंस था, तो विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है? उत्तर प्रदेश से होती है। उत्तर प्रदेश में जहां आप बैठे हो यहीं से होती है, मेरठ मंडल से शुरुआत होती है। तो मेरठ से 10 मई के दिन शुरुआत होती है, और शुरुआत होने के बाद दिल्ली 12 मई को पहुंचते हैं, और इसके बाद आंदोलन धीरे 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 फैलने लगता है। ठीक है, और यही आंदोलन जो है धीरे धीरे पूरे बिहार में भी फैलता है। तो अब बिहार की डेट क्या है, एक एक करके हम लोग सभी डेटों को समझने का प्रयास करेंगे कि कहां कहां पर सबसे पहले जो है विद्रोह हुआ था। ठीक है, सबसे पहले विद्रोह जो किया गया था आपका, वो किया गया था रोहिणी वाले क्षेत्र में। ठीक है, सबसे पहले रोहिणी में यहां पे विद्रोह किया गया। इसकी डेट जो थी विद्रोह की वो क्या थी? इसकी डेट थी 12 जून। 12 जून को यहां पर विद्रोह किया गया। 12 जून 1857 को विद्रोह हुआ यहां पे। इसके बाद रोहिणी के बाद पटना में विद्रोह हुआ। पटना में विद्रोह 3 जुलाई को हुआ। ठीक है, पटना के बाद मुजफ्फरपुर में विद्रोह हुआ, 25 जुलाई को विद्रोह हुआ। और 25 जुलाई के बाद 27 जुलाई को कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर में कमान संभाल ली गई। तो इसका सही आंसर बी होगा। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप गलत करेंगे। ठीक है, तो कुंवर सिंह जो है मेन एक तरीके से हीरो के तौर पे थे, जिन्होंने बिहार में 1857 की क्रांति को लीड किया था वो। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन में देखो यहाँ पे फैक्चुअल बहुत आता है। बिहार पीसीएस में सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास तथ्यात्मक जानकारी कितनी है। तो जब तक तथ्य नहीं याद होंगे आप बिहार पीसीएस के क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे। तो हुबहू तथ्य रटने पड़ेंगे आप लोगों को, तभी आपका भला हो पाएगा। ठीक है, बिना तथ्यों को रटे हुए संभव नहीं है कि आप बिहार पीसीएस में थोड़ा भी टिक पाएं एग्जाम हॉल पे। ये बिहार पीसीएस की सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका जो है प्रश्न। अब बस ये है कि इस सिलसिले को हम लोग कंटिन्यूअस रखेंगे, और आप लोगों का भी काम ये रहना चाहिए कि आप लोग कंटिन्यूअस रहिए, रेगुलर जो है आप लोगों को जो है इसमें जुड़े रहना है चीज़ों से। पहले देखो शुरुआत में एक प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर से यदि हमने कंटिन्यूअस कार्य किया तो निश्चित तौर पे बहुत सकारात्मक परिणाम हम लेकर के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोग